नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा प्लीडर में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूँ एक नए सेगमेंट के साथ, एक नए प्लेलिस्ट के साथ, जहाँ पर हमने वादा किया था कि हम बहुत ही जल्दी इन नए जो 3 क्रिमिनल बिल्स और जो 3 नए लॉज आए हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों पर ही अध्यायवार टॉपिक वाइज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो से हम इसका शुभारंभ करने वाले हैं, श्री गणेश करने वाले हैं। आज का ये जो हमारा प्लेलिस्ट शुरू हो रहा है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का हो रहा है। अब इन तीनों ही बिल्स के बारे में, इन तीनों ही लॉज के बारे में अच्छा खासा बैकग्राउंड न्यूज चैनल ने, बाकी के यूट्यूब चैनल ने, बाकी तो बहुत सारे लोगों ने कवर किया है, तो उस पर जाकर हम आपका और अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। हम सीधे टू द पॉइंट लेंगे और पहले चैप्टर में आज हम बताने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का पहला चैप्टर कवर अप करने वाले हैं, जिसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, उसके साथ साथ डेफिनेशन और दो चार और सेक्शन, जो सेक्शन अप टू 5 तक हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक बहुत ही बेसिक उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम किसी लॉ की बात करते हैं तो लॉ में 3 डेट्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। 3 नहीं, 2 ही होती हैं, जिनमें सबसे पहला आता है एनेक्टमेंट डेट। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS का जो एनेक्टमेंट डेट है वो है 25 दिसंबर 2023। ठीक है। और इसका अगर इन्फोर्समेंट देखें तो इन्फोर्समेंट डेट आप सबको ही पता होगी, लेकिन फिर से बता देते हैं। इन्फोर्समेंट हुआ था 1 जुलाई 2024। तो ये जो डेट है आपको याद रखनी है। साथ ही साथ इसको ड्राफ्ट करने के लिए किस किस कमेटी का रिकमेंडेशन लिया गया था, तो उन कमिटीज में जो नाम आता है वो आता है सबसे पहला मलिमत कमेटी, दूसरा जस्टिस वर्मा कमेटी, और इसके अलावा एक दो और कमेटी है जिनके रिकमेंडेशन के हिसाब से उसके बाद और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही इस लॉ को ड्राफ्ट किया गया और उसके बाद एनफोर्स किया गया। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की। तो अगर शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की बात करें, जो कि हमारा सेक्शन 1 है, ठीक है, उसकी अगर बात करें तो सबको पता होगा कि ये जो एक्ट है वो कहा जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और ये एप्लीकेबल होगा टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द चैप्टर 9, 11 एंड 12 टू द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज। इन दो जगह पे इन इन 3 चैप्टर्स को छोड़कर बाकी संपूर्ण भारत में ये एक्ट, ये जो कोड है, ये संहिता है, वो एप्लीकेबल होगी। अब ट्राइबल एरियाज कौन से होंगे, तो ट्राइबल एरियाज के बारे में ऐसा बताया गया है कि ट्राइबल एरियाज असम के उन एरियाज को इंक्लूड किया जाएगा जो कि पैराग्राफ 20 ऑफ 6 शेड्यूल में इंक्लूडेड थे। वो भी 1972 के पहले, स्पेसिफिक डेट है, उसके पहले जो इंक्लूडेड थे ट्राइबल एरियाज में असम के, उनको ही इंक्लूड किया जाएगा। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को ये भी अथॉरिटी दी गई है कि अगर वो चाहे तो बाय नोटिफिकेशन उन पर्टिकुलर एरियाज पे इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को लगा सकती है, इनको एनफोर्स कर सकती है। तो ये है। अब सीधे आते हैं डेफिनेशन पे, क्योंकि मेरा ये वादा है कि भाई मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा लंबे वीडियो ना बने। हालांकि मेरे से बहुत ही लंबे, जो मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको मैं पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ये काफ़ी लंबा गया था। इसके अलावा एक दो और वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वो 50-50 मिनट तक के गए हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि अब इतने लंबे तो अपने से वीडियो ना ही बने। डेफिनेशंस जितनी दी गई हैं वो सेक्शन 2 में दी गई हैं, हम सारे के सारे कवर अप नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एस्पिरेंट हैं या आप कॉलेज में हैं, तो आपके लिए सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपको कुछ ही डेफिनेशन चाहिए होंगे, कुछ ही डेफिनेशन पढ़नी चाहिए, जो कि आपके आगे के चैप्टर्स के लिए आपको समझने के लिए आवश्यक है, और उनको मैंने बगल में यहाँ पे वो करके रखा हुआ है। ठीक है, मैंने इसको डिकोड करके रखा हुआ है, आपकी सहायता के लिए इसको
जितना हो सका है आसान बनाया गया है, इसलिए हम इन्हीं डेफिनेशंस को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि पूरे आने वाले सारे चैप्टर्स में, सारे सारे प्रोविजंस में ये कहीं ना कहीं है। ठीक है, इसलिए आपको ये जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, इसको आपको सही से पढ़ना चाहिए। कलर बदलने आ रही है, ये कलर मुझे अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले हम ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की बात करेंगे। But this term includes the use of any communicable device for the purpose such as video conferencing, recording process, identification, search, seizure, evidence, transmission of electronic communication and other purposes as specified by the state government through rules। इसमें ज़्यादातर पावर तो दी गई है कि किन किन चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत निहित किया जाएगा, वो सारी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है और वो बाय रूल उसको डिसाइड करेगी। ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइस जो कि यहाँ पर दिया गया है उसको यहाँ पर बताया गया है। कम्युनिकेशन डिवाइस इंक्लूड द रेंज ऑफ कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट, स्पेशलाइज्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इक्विपमेंट, जिसमें कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इक्विपमेंट जैसे इमो आता है और कई सारे एप्लीकेशन आते हैं, जूम वगैरह। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी वही चीज़ होती है, ईमो, जूम वगैरह, या माइक्रोसॉफ्ट टीम आती है, इनको इंक्लूड किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस, पूरे प्रोसेस का रिकॉर्ड किया है। जैसे आपको पता होगा कि अभी इसमें बीएनएसएस में जो एक वो डाली गई है कि अगर पुलिस जो है किसी जगह को सर्च कर रही है और कुछ चीज़ों को सीज कर रही है, तो सर्च से लेके सीज तक का, और जो रेसिडेंट्स हैं, अगल बगल के रहने वाले हैं, उनके साइन से लेके वो हर एक चीज़ एक रिकॉर्डिंग में होगी। पुलिस वाले अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करके और वो अपने हायर अथॉरिटी को वो सीधे सर्व करेंगे, वो उनको वहाँ पर पहुँचा देंगे ताकि पता चले कि हाँ, इन्होंने कुछ गलत सलत नहीं किया है। तो ये दिस also audio video electronic means also includes the recording of processes. This refers to the capturing and preserving the steps of legal processes as identification, parade, search, seizures, ensuring transparency and accountability। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, दिस इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, भेजा जा रहा है और प्राप्त किया जा रहा है। इट मे बी ऑफ रिटन, इट मे बी ऑफ वर्बल, इट मे बी ऑफ पिक्चोरियल और इट मे बी ऑफ वीडियो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू अगर किसी वर्बल को, रिटन को, पिक्टोरियल को, वीडियो को, किसी भी चीज़ को भेजा जा रहा है और प्राप्त किया जा रहा है, तो वो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहा जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट रूल, मैं बता चुका हूँ कि जितनी भी चीज़ें इसमें इंक्लूड करी जाएंगी कि ये पावर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो बाय रूल बता सकते हैं कि किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जा रहा है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे बढ़ लेते हैं। Section 2B talks about the bail, and the bail means the release of a person accused or suspected। accused वो बंदे होते हैं जिन पे फॉर्मली चार्ज लग चुके होते हैं, और सस्पेक्टेड वो बंदे होते हैं जिनको कि रीजनेबल सस्पिशन के आधार पर या किसी भी सस्पिशन के आधार पर अरेस्ट किया जाता है। ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस फ्रॉम लीगल कस्टडी, अगर किसी व्यक्ति को केवल दो आधार पर, चाहे वो एक्यूज हो या सस्पेक्टेड हो, उसके आधार पर लीगल कस्टडी में लिया गया है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस imposed by इनको ऑफिसर ऑफ कोर्ट, ऑफिसर और कोर्ट अपॉन एग्जीक्यूशन बॉन्ड और बेल बॉन्ड। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी या किसी भी तरह के जुडिशियल कस्टडी में लिया गया, चाहे वो अक्यूज्ड हो या सस्पेक्टेड वंस हो, उनको अगर किसी कंडीशंस के अंतर्गत जो कि उनके ऊपर इम्पोज की जाएगी, अगर उनको रिलीज किया जाता है, चाहे वो बॉन्ड के आधार पर हो या बेल बॉन्ड पे हो या अंडरटेकिंग पे हो, इस चीज को बेल कहा जाएगा। ठीक है, अब नीचे जाके क्या ही पता इसको डिटेल पर्सपेक्टिव करके, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सेक्शन 2C टॉक्स अबाउट बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। भाई ये डेफिनेशन सेम ही है जैसे कि पहले में थी। अ बेलेबल ऑफेंस इज वन विच इज लिस्टेड एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ करंटली इन फोर्स। यानी फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए सारे अपराध जिनको बेलेबल बनाया गया है या किसी अन्य लॉ के थ्रू अगर बनाए गए हैं तो वो बेलेबल कहे जाएंगे। इसके अलावा जितने भी अन्य ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल कहे जाएंगे। सेक्शन 2D टॉक्स अबाउट बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड क्या होता है? किसी व्यक्ति को बेल पे रिलीज करने के लिए जो अंडरटेकिंग दी जाती है, जो कि श्योरिटी के साथ होती है, उसको बेल बॉन्ड बोलते हैं। और
2E बात करता है बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड में भी अ पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी, जब बिना किसी श्योरिटी के, बिना किसी जमींदार के, गांव में जमींदार बोलते हैं, ठीक है, या बिना किसी गारंटर के अगर किसी व्यक्ति को उसके पर्सनल आधार पर, व्यक्तिगत तौर पर छोड़ा जा रहा है तो उसको बॉन्ड कहा जाएगा। 2F चार्ज का डेफिनेशन है। 2F चार्ज की डेफिनेशन भी पहले जैसी ही है। उसमें ये कहा गया कि अगर कोई एक चार्ज है तो उस चार्ज के नाम से जाना जाएगा, और अगर कई सारे चार्ज किसी व्यक्ति पर लगाए गए हैं तो उनमें हेड ऑफ चार्ज, मेजर है, जो सबसे प्रमुख है, जो गुरुतर है, उस चार्ज के नाम से संपूर्ण चार्ज को जाना जाएगा। 2G टॉक्स अबाउट कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल केस। इंपॉर्टेंट है, पहले जैसा ही है। अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज वन फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। अरेस्ट विदाउट वारंट BNSS में तो सेक्शन 35 में दिया गया है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि पुराने एक्ट में ये कहाँ पर दिया गया था, ठीक है। और एनी अदर करंट लॉ, और कॉग्निजेबल केस रेफर्स टू एनी केस इन्वॉल्विंग सच ऑफेंस, ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जहां पर पुलिस को ये अथॉरिटी होती है कि वो बिना वारंट, बिना ऑर्डर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, और इसके अंतर्गत आने वाले सारे केसेस को कॉग्निजेबल केस बोला जाता है। 2H कंप्लेंट के बारे में बात करता है। कंप्लेंट की भी डेफिनेशन वही है जो कि पहले थी, कि अगर किसी व्यक्ति को ओरली या लिखित में, मतलब मौखिक तरीके से या लिखित में, किसी व्यक्ति ने मजिस्ट्रेट को कोई शिकायत की है इस उद्देश्य से कि वो यहाँ पर कोई एक्शन ले, और ये ऑफेंस स्टेट किया है कि भाई किसी व्यक्ति ने, चाहे वो व्यक्ति नोन हो या अननोन हो, अनजान व्यक्ति हो या जानने वाला व्यक्ति हो, उन्होंने कोई ऑफेंस किया है, तो ये कहा जाएगा कंप्लेंट। कंप्लेंट मात्र एक मजिस्ट्रेट को ही की जाएगी, कभी भी पुलिस वालों को नहीं की जाती। इट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट एक्सेप्ट फॉर अ रिपोर्ट disclosing a non-cognizable offense of an investigation which deemed a complaint। अब इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट घोषित नहीं किया जाता, कंप्लेंट नहीं माना था, लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल रहा है कि ये नॉन कॉग्निजेबल नेचर का है, तो ऐसी स्थिति में वो जो पुलिस वाला होगा उसको कंप्लेनेंट माना जाएगा, और उस जो रिपोर्ट दी गई है उसको कंप्लेंट माना जाएगा, ये कहा गया है। 2I इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को बताता है, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, पिक्चोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली। अगर कोई भी वर्बल है या पिक्चोरियल है, एक वर्बल है, पिक्टोरियल है, चित्र के माध्यम से है, या वीडियो कंटेंट है, वीडियो वाला कंटेंट है, जो कि ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसमिट किया जा रहा है, चाहे वो पर्सन टू पर्सन हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को हो, या एक डिवाइस से एक पर्सन को हो, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक फोन्स, कंप्यूटर्स वगैरह वगैरह। फोन से भी हो सकता है, कंप्यूटर से भी हो सकता है, टैबलेट से भी हो सकता है। तो वो जो जो जिस माध्यम से ये ट्रांसमिट किया जा रहा है उसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहा जाएगा। 2K में दिया गया है इंक्वायरी। इंक्वायरी भी पहले की जैसा है। एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संस्था बाई मजिस्ट्रेट और कोर्ट। मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा किसी ऑफेंस के संबंध में अगर उसकी खोजबीन की जा रही, जांच की जा रही, तो उसको इंक्वायरी कहा जाएगा, और इसमें ट्रायल इंक्लूड नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन के डेफिनेशन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के डेफिनेशन पहले भी साथ साथ ही जुड़वा बहनों की तरह अभी भी साथ साथ है। तो इन्वेस्टिगेशन मतलब है वो सारी प्रोसीडिंग जिसके अंतर्गत एक पुलिस ऑफिसर जो है वो कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस के लिए प्रयत्न करता है, तो उन सारे कृत्य को, उन सारी मेहनतों को इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड किया जाता है। इसी के साथ साथ ये इन्वेस्टिगेशन कोई एनी अदर पर्सन भी कर सकता है अगर उसको मजिस्ट्रेट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, इस बिहाफ पे ऑथराइज किया गया है। 2M जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग खाली नाम याद कर लीजिए, अंदर का मैटर याद करने की जरूरत नहीं है। 2O नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल केस के बारे में बात करता है। तो नॉन कॉग्निजेबल केस वो केसेस होते हैं जहां पर पुलिस को ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो बिना वारंट अरेस्ट कर सके, और नॉन कॉग्निजेबल केस इन्हीं सभी केसेस होते हैं। 2Q बात करता है ऑफेंस के बारे में। ऑफेंस को पहले वाले एक्ट में, पहले वाले कोड में डिफाइन किया गया था 2N में। तो यहाँ पर ऑफेंस का मतलब एनी एक्ट और मिशन पनिशेबल बाय लॉ and includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of Cattle Trespass Act 1971। कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन जो कि लॉ के द्वारा पनिशेबल बनाया गया है, और इसके अंतर्गत सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट के अंतर्गत दिए जाने वाले कंप्लेंट भी इंक्लूड किए गए हैं।
टू टी में दिया गया पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट क्या रिपोर्ट, पहले पुलिस रिपोर्ट टू आर में दिया गया था। पुलिस रिपोर्ट के अंतर्गत वो रिपोर्ट आता है जहाँ जो कि एक पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन के बाद फॉरवर्ड करता है, मजिस्ट्रेट को भेजता है, जो कि सेक्शन 193 के क्लॉज 3 में होता है। टू एक्स बात करता है सम्मन्स केस के बारे में। सम्मन्स केस आप सबको पता होगा, ये वारंट केस से अलग होते हैं और साथ ही साथ इससे कम भयंकर होते हैं, कम सीरियस नेचर के होते हैं। केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस विच इज नॉट अ वारंट केस, जो वारंट केस नहीं है वो सम्मन केस है। टू वाई विक्टिम के बारे में बात करता है। विक्टिम का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज सफर्ड लॉस और इंजुरी ड्यू टू एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ एक्यूज्ड इंक्लूडिंग देयर गार्जियन और लीगल एयर। यानी कि इन विक्टिम के अंतर्गत वो व्यक्ति आते हैं जिन्होंने एक्यूज्ड की वजह से या उन व्यक्तियों की वजह से जिन्होंने कोई अपराध कार्य किया उनकी वजह से कोई लॉस या इंजुरी सफर की होती है, और इसके अंतर्गत उनके गार्जियन और उनके लीगल एयर आते हैं। सबसे लास्ट टू जेड वारंट केस और केस रिलेटिंग a case relating to an offense punishable with death, imprisonment for life और imprisonment for a term exceeding 2 years। इसमें 2 साल से ऊपर के सारे ऑफेंसेस इंक्लूड होते हैं, और अगर ऐसा कोई केस है तो वो वारंट केस कहा जाएगा। तो आज का ये हमारा डेफिनेशन क्लॉज यहीं पर खत्म होता है। साथ ही साथ में 2-3 और सेक्शन है जिनको कवर कर लेते हैं। ठीक है, और ये मैंने पूरा एक मैं बैरक कंडक्ट पूरा बना रहा हूँ, इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मेंटेन कर रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं जल्दी ही बन जाएगा। और जब बन जाएगा तो इसमें आपको फायदा क्या रहेगा कि जैसे अगर ये रेड वन है, मान लीजिए ये रेड वन है, समझ लीजिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर जो ये ब्लू वन है, समझ लीजिए लीगल टर्म है। ऐसे ऐसे करके मैं कोड कर रहा हूँ, कलर कोडिंग कर रहा हूँ इस बैरक की। तो अगर मैं इसको मार्केट में अवेलेबल कर, मार्केट क्या, मैं अपनी वेबसाइट पे डालूंगा, तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। चीज़ों को पढ़ना आपको पता रहेगा, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक, अब आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। हमारे काम का नहीं है, आप चाहें एक बार पढ़ सकते हैं। सेक्शन 4 हमारे बहुत काम का है। सेक्शन 4 बात करता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता एंड अदर लॉज। इसमें क्लॉज वन बात करता है ऑल ऑफेंसेस। क्लॉज वन सिंपली ये कहता है कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आने वाले सारे ऑफेंसेस जो हैं वो इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे, इंक्वायर किए जाएंगे और ट्राई किए जाएंगे या अदरवाइज डील किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस हेयर इन आफ्टर कंटेंट। यानी कि यहाँ पर भी एसएस के अंतर्गत दिए गए सारे प्रोविजंस के हिसाब से किए जाएंगे। इसके अलावा ऑल ऑफेंसेस अदर अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड एंड ट्राइड एंड अदरवाइज डील। बाकी सारे एक्ट के भी, बाकी सारे लॉज के भी ऑफेंसेस को यहाँ पर डील किया जाएगा, मात्र उन अ, उन प्रोविजंस को छोड़कर जिसमें कि स्पेशली कह दिया गया है कि इनको डील नहीं किया जाएगा, बस बाकी वो सारे किए जाएंगे। सेविंग में ये चीज बताई गई है कि इसमें अगर इस एक्ट में कोई चीज एक्सप्रेसली नहीं की गई है, कि अगर कोई एक्सप्रेसली कोई चीज मना नहीं की गई है, तो ऐसा माना जाएगा कि वहां पर इसी एक्ट के सारे प्रोविजंस लागू होंगे। और अगर कोई स्पेशल लोकल लॉ में वो चीज बता दी गई है कि वो ऑफेंस या वो चीज उस स्पेशल और लोकल लॉ के द्वारा डील की जाएगी, तो वो चीज प्रिवेल करेगा, बस यही कहा गया है। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई हों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते लिखते रहिए, मौज करते रहिए। जय श्री राम। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।